सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हमारा इस वीडियो में जो है कैपिटल बजटिंग का पार्ट 2 है। यस, सो इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। आज हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मतलब हम लोग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हैं अलग अलग वो सारी की सारी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट अ फर्दर अड्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्या है, जब हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक की बात करते हैं ना तो वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया, एक हो गया नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया। एंड इनमें भी आपका फर्दर थ्री मेथड्स हैं। लाइक डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आते हैं आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नॉन डिस्काउंटेड में आता है पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एंड उनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट्स में दिए लाइक एनपीवी, आईआरआर, पीआई, डीपीबी, पीवी, एआरआर। राइट ना, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन जो है इनके बीच में हो जाता है, लाइक इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, सो एंड सो ऑन। तो हम लोग वही जो है अभी डिटेल में जो है पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला है आपका एनपीवी मेथड। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ना यहाँ पे क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। लेट्स बिगिन। तो ये हमारा एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो में फ़र्क क्या है। सबसे पहला क्या होता है, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है ना वो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करता है या नहीं करता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, जो वक्त के साथ आपके पैसे की वैल्यू जो है वो घटती जाती है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। राइट, तो वो हमारा डिस्काउंटेड में कंसिडर करा जाता है, नॉन डिस्काउंटेड में वो चीज़ कंसिडर नहीं करते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। चलिए देखते हैं एनपीवी क्या है। तो एनपीवी एक क्लासिक इकोनॉमिक मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। ये एक डीसीएफ टेक्निक है जहाँ पे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज करते हो। नाउ, it correctly postulates that cash flow arising at different time period differ in value and are comparable only when their equivalent present values are found out. Okay, now let's take an example and उसकी मदद से हम लोग ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने एक प्लांट सेटअप किया एंड उसमें आपने जो पैसा लगाया है वो है 1 लाख रुपीज। ठीक है, नाउ सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में आपके पास कुछ पैसा आ रहा है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए लगा के सेकेंड ईयर में आपने 20,000 रुपये कमाए, थर्ड ईयर में आपने 15,000 रुपये कमाए। ठीक है, फोर्थ ईयर में आपने मान लेते 21,000 रुपये कमाए, फिफ्थ ईयर में आपने मान लेते 50,000 रुपये कमाए। राइट नाउ, 1 लाख आपने कब लगाया, अभी हम मानते हैं कि अभी 2021 चल रहा है, 1 लाख आपने इस ईयर में लगाया है। सेकेंड ईयर में आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, तो 22/23 है ना, ये 2023 हो गया, ये 24 में आपको मिलेगा, ये 25 में आपको मिलेगा एंड ये 2026 में आपको मिलेगा। राइट, तो क्या जो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज है वही वैल्यू जो है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, वक्त के साथ जो है हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर आप लोग ही देखोगे तो 4-5 साल में जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स के रेट जो है कितने हाई हो गए। राइट, चीज़ तो आपको उतनी ही मिल रही है ना, लेकिन जो पहले आदमी 700 देता था आज वो 1000 दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, वक्त के साथ हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। राइट, उस 1000 रुपये में पहले हम क्या क्या खरीद सकते थे और आज हमारे पास सिर्फ वो 1000 रुपये में एक सिलेंडर ही आ रहा है एलपीजी का। राइट, तो आज जो 1 लाख की वैल्यू है वो वैल्यू आगे चल के नहीं होगी। क्या पता आज जो 1 लाख की वैल्यू है वो 5 साल बाद 1.5 लाख की वैल्यू हो। राइट, तो वक्त के साथ पैसा कम होता जाता है, तो भाई हमें उस टाइम का जो भी इसका वैल्यू है उसको आज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ओके, उसको प्रेजेंट वैल्यू मिलाओ। ठीक है, कल का 20,000 था, उसको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करो एंड क्या पता जो 2 साल बाद 20,000 रुपये हो, आज की वैल्यू उसकी सिर्फ 18,000 की हो। राइट, जो 3 साल बाद है 15,000 रुपये, क्या पता आज के टाइम में उसकी वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपये हो। तो ये जितनी भी वैल्यूज है ना इनको प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में लाओ कि आज अगर वो पैसे होते, अगर वो पैसे आज हमें मिल रहे होते तो उनकी वैल्यू क्या होती। क्योंकि तभी आप एक रियल कैलकुलेशन कर सकते हो, एक रियल स्टेटस जो है वो आपको कैश फ्लो का पता चलता है।
ओके, ताकि मतलब जितने भी टाइम पीरियड है उनमें जो भी आपको लाइक कैश फ्लो हो रहा है उसको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट करोगे, तभी इस मेथड का नाम भी है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, राइट? So cash flow of the investment project should be forecasted based on realistic assumptions. Okay, cash flow forecast करोगे realistic assumptions के ऊपर, आपको डिस्काउंट रेट जो है वो आइडेंटिफाई करना है ताकि आप कैश फ्लो को उसके हिसाब से डिस्काउंट कर पाओ। देन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट जो है वो होना चाहिए। डिस्काउंट रेट क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। Then present value of cash flow should be calculated using opportunity cost of capital as the discount rate. Then project, अगर मान लेते हैं एनपीवी, जब आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन का मेथड मैं अभी आगे बताती हूँ, लेकिन जब आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है एंड अगर आपका एनपीवी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ऐसे प्रोजेक्ट को यू कैन एक्सेप्ट। ओके, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। नाउ आगे है आपका कैलकुलेशन मेथड। इसका फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है? जो आपका कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है, आप उसको किससे माइनस करोगे? दिस इज कैश आउटफ्लो, आप उसको माइनस करोगे कैश इनफ्लो से। अब कैश आउटफ्लो इनफ्लो क्या है? कैश आउटफ्लो इज आपने जितना भी पैसा लगाया, कैश इनफ्लो इज कि पैसा लगाने के बाद जो आगे चल के आपको जितना भी इनफ्लो फायदा हो रहा है उससे, ठीक है, जितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो हर एक साल का। सो दिस इज कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो केस डिस्काउंट रेट आपका जो हो गया, या फिर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो क्योंकि इसके कई सारे नाम होते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड ये अलग अलग ईयर का आपको शो कर रहा है, बट अगर आप इसको कंपाइल करके लिखते हो तो दिस इज द फॉर्मूला जो आप यूज करोगे। एनपीवी इक्वल्स टू सी टी, टी फॉर टाइम पीरियड, कितने साल का है, अपॉन 1 प्लस के टू द पावर टी माइनस सी नॉट। ओके, सो दिस इज एनपीवी मेथड। सो ये तो एनपीवी मेथड में क्या है, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको आप प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में निकालोगे यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट एंड दिस इज द फॉर्मूला। अगर किसी प्रोजेक्ट का एनपीवी ग्रेटर देन 0 आता है देन यू कैन एक्सेप्ट इट। नाउ एनपीवी मेथड, ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला बता दिया, अब इसका एप्लीकेशन करके एक बार देख लेते हैं। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप एनटीयूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो सो मेक श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको टेबल वैल्यूज चाहिए होंगी एंड ऑब्वियसली हमारे एग्जाम में टेबल वैल्यूज जो है वो कभी भी प्रोवाइड नहीं करी गई हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। एंड एक दूसरा रीज़न भी है, आप खुद ही देख सकते हो इसकी कैलकुलेशन अपने सामने, इसमें कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट होगा एंड हमारे एग्जाम में वो भी अवेलेबिलिटी नहीं कराई जाती है, ठीक है। सो आप ये हमेशा देखते हो फाइनेंस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको देखो, उनके क्वेश्चंस देखो एंड यू कैन जज अकॉर्डिंगली कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जहाँ पे भाई कैलकुलेटर आप मैनुअली कर ही नहीं सकते हो सॉल्व, लाइक यू कैन सी हियर, ये हम सॉल्व करने बैठे ना तो हमारा पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। या फिर जो टेबल वैल्यूज हो गए दे डोंट प्रोवाइड दैट टेबल आपका बुक एंड ना ही वो आपको प्रोवाइड करते हैं कैलकुलेटर, तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट पॉसिबल। बट ऑब्वियसली हम लोग ये मेथड कर रहे हैं तो इसको और बेहतर वे में समझने के लिए हमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर करना चाहिए ना। यहाँ पे क्या लिखा है, एक प्रोजेक्ट है जिसका कॉस्ट इज दिस 2500, ठीक है, कॉस्ट ये है मतलब उसमें पैसा इतना लगा है। सो पैसे जो लगाते हो आप उसको क्या बोलते हो, कैश आउटफ्लो, तो दिस इज सी नॉट। नाउ आप ईयर एंड में कैश इनफ्लो जो जनरेट हो रहा है तो दिस इज लाइक सी, ये सारे कैश इनफ्लोज हैं, ठीक है, 5 साल के, राइट, 900, 800, 700, 600, 500, मतलब 2500 रुपये लगा के पहले साल आपको ने 900 कमाई करी, दूसरे साल 800, तीसरे साल 700, फिर 600 और फिर 500, राइट। एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज दैट के की वैल्यू जो आपके फॉर्मूले में था, दिस के, उसका है 10%, ठीक है। सो जस्ट वो फॉर्मूला है आपके पास, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। आप इसके वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। नाउ ये आप कैसे सॉल्व करोगे, सो फॉर दिस यू नीड टेबल वैल्यू, राइट। तो टेबल वैल्यू इन लोगों ने डायरेक्ट लिख दी है एंड बस वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेटर यूज किया एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज एनपीवी विच इज 2 to 5 and it's greater than 0, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, सिंपल, राइट।
चलिए आगे देखते हैं ना एक्सेप्टेंस रूल क्या है। जैसे कि हम लोग ने एक तो चीज़ हमें पता चल गया कि ठीक है भाई एनपीवी इज ग्रेटर दैन जीरो, मतलब एनपीवी अगर पॉजिटिव है यू नीड टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। रिजेक्ट कब करते हो? जब एनपीवी लेस सॉरी एनपीवी नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो। ओके, एंड प्रोजेक्ट इनडिफरेंट कब होता है? मे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट व्हेन एनपीवी जीरो, मतलब जब एनपीवी इक्वल टू जीरो होता है तब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, नाउ एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे एनपीवी के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। एनपीवी मेथड कैन बी यूज टू सेलेक्ट बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, द वन विथ हाई एनपीवी शुड बी सेलेक्टेड। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है बाकी निग्लेक्ट करने हैं, उस केस में यू कैन यूज एनपीवी। जिसका भी प्रोजेक्ट का हायर एनपीवी है जस्ट सेलेक्ट दैट, बाकी सबको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, राइट? आई होप कि ये क्लियर है ना? नाउ अब एक चीज और है, जब एनपीवी इक्वल्स टू जीरो होता है तब आप उसको मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला वो सिचुएशन क्यों आ जाता है? सिचुएशन इनडिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जीरो एनपीवी क्या बताता है कि जो आप कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो ना, वो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जस्ट बराबर होता है। ओके, तो उस केस में आप कैसा भी डिसीजन ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट, evaluation of the NPV method. Okay, now NPV का मतलब acceptance rule क्या है? Right, NPV is most acceptable investment rule for the following reason. NPV method जो है वो आपको कहीं ना कहीं क्यों यूज करना चाहिए ये दिया है, right? And these are limitations, मतलब उसके negative points क्या हैं वो यहाँ पे दिए गए। So let's see what are the positives and what are the negatives. So सबसे पहला है it considers, पॉजिटिव की हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दीज फोर आर द पॉजिटिव्स। इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे कि मैंने बोला था जो DCF टेक्निक्स मेथड्स हैं हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, राइट? एंड उसी से आपको कहीं ना कहीं एक ट्रू वैल्यू पता चलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मेजर्स ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट का एंटायर लाइफ है, मान लेते हैं आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, आप सोच रहे हो कि ये प्रोजेक्ट 20 साल चलेगा, तो वो 20 साल में कितना कैश फ्लो जनरेट होता है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना होता है, वो सब आप यहाँ पे कैलकुलेट मतलब यूज करते हो कैलकुलेशन में। सारे के सारे कैश फ्लोज जो हैं वो यहाँ पे कंसिडर करे जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो निकल के आती है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप डिस्काउंटेड रेट यूज करते हो, कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो एक बेटर एक अच्छा मेजर है जिससे आप ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वैल्यू एडिटिविटी। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप कैश फ्लो जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स का जो एनपीवी कैलकुलेट करते हो ना, उनको आप ऐड कर सकते हो। ओके, लाइक NPV of project A plus B is equal to NPV of project A and NPV of project B। तो जब ऐसा एडिशन पॉसिबल होता है तो उसको आप वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल बोलते हो। ठीक है, सो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो गया उनके NPV, या फिर आप उन प्रोजेक्ट्स को सम अप कर दो, उनका NPV इक्वल होता है। ओके, नाउ आगे देखिए, राइट? शेयर होल्डर वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या है, एनपीवी मेथड का मेन कंसीडरेशन ये होता है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। ओके, सो अगर शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कंसिडर किया जाता है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो प्लस है। अब माइनस क्या है, विच इज लाइक हमारा लिमिटेशंस। ना कैश फ्लो एस्टिमेशन, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जितने भी कैश फ्लो है हम उनको फोरकास्ट कर रहे हैं ना, राइट? फोरकास्टिंग जो है हम भविष्यवाणी कर रहे हैं एक तरह से, ये देख लो। तो दैट इज नॉट सर्टेन, वो अनसर्टेन होता है। एस्टिमेशन भी आप चीजें कर रहे हो तो वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो आप ये सोच लो कि एग्जैक्ट आपको लाइक रिजल्ट जो है आपके सामने है, तो ऐसा नहीं होता। कई बार हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है अगले साल हमें 20,000 का प्रॉफिट होगा, बट क्या पता कंडीशंस ऐसी बन जाए, कुछ और फैक्टर्स आ जाए जिसकी वजह से सिर्फ 15,000 का हुआ है, राइट? सो कैश फ्लो का एस्टिमेशन है, अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से बनी रहती है। नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्काउंट रेट।
इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस टू प्रिसाइसली मेजर द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट भी आप इजीली मेजर नहीं कर सकते हो, आप क्या डिस्काउंट रेट यूज़ करोगे वो भी पता लगाना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। क्या पता आप एक सही डिस्काउंट रेट जो है वो यूज़ ही ना कर पाओ। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, ओके, जब आप दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी जो लाइफ है, जो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है वो अनइक्वल है, मान लेते एक प्रोजेक्ट 15 साल का, एक प्रोजेक्ट 20 साल का है, तो उन केसेस में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी आती है। ठीक है, आप क्या पता एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट ना निकाल पाओ, कुछ अनएम्बिगुअस रिजल्ट जो है वो उन सिचुएशन में निकल सकते हैं। देन रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि भाई जब हम, यहाँ पे क्या लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एज पर एनपीवी रूल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो जो आप रैंक कर रहे हो प्रोजेक्ट को, उसमें डिस्काउंट रेट का रोल होता है, वो उससे इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो अगेन एक तरह से डिस्काउंट रेट पे डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से अगेन इतना अच्छा मेथड इसको नहीं माना जाता। सो दीज आर सम नेगेटिव पॉइंट्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक यही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आगे के जो भी मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।